हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नियोम। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन था, भारत सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुधार करने के लिए तथा उसमें लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए किसकी सिफारिश पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का प्रारंभ किया था। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? तो वो है आपका के.एम. मुंशी समिति की सिफारिश पर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन तीसरा। आज का पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है शालाओं का निरीक्षण, दूसरा ऑप्शन है कृषि, तीसरा ऑप्शन है महिला व बाल विकास, चौथा ऑप्शन है परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा कृषि। कृषि जो है ये आपके कृषि राजस्व और वन समिति, ठीक है, और वन समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं और बाकी सारे जो है आपके शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप देने के उद्देश्य से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया? पहला ऑप्शन है 70वां संविधान संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 60वां संविधान संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 64वां संविधान संशोधन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 64वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाए, दूसरा है ग्राम पंचायत को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए, तीसरा है ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय स्रोत हो, चौथा है पंचायत को शासन का दूसरा स्टार, ये स्तर होगा, ठीक है, स्टार लिखा है, घोषित करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन गलत है। देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो पहला है गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाए, ये एल.एम. सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, यानी ये कथन सही है। उसके बाद है ग्राम पंचायत को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराया जाए, ये भी एल.एम. सिंघवी समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया था। तीसरा है ग्राम पंचायत के पास अधिक वित्तीय स्रोत हो, ये भी कथन सही है। चौथा है पंचायत को शासन का दूसरा स्तर घोषित करना चाहिए, ये जो ऑप्शन है गलत है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? पहला ऑप्शन है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति, तीसरा ऑप्शन है निर्माण तथा विकास समिति, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो करारोपण एवं लेखा है ये ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आता है? तो वो है आपके सामान्य प्रशासन समिति के क्षेत्राधिकार में आता है। अगला प्रश्न है, पंचायत की लेखों का अंकेक्षण कौन करता है? पहला ऑप्शन है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा है राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन, तीसरा है कलेक्टर, चौथा है सचिव पंचायत विभाग। तो जो पंचायत के लेखों का जो अंकेक्षण है वो किया जाता है आपके राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन स्वतंत्र अंकेक्षण संगठन। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचायत से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है? पंचायत से। ठीक है, पहला ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत का चुनाव संपादित करेगा, दूसरा है संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, तीसरा है सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगी, चौथा है एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के भीतर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, ये जो कथन है वो पंचायत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भाग 9 में कुल कितने अनुच्छेद पंचायती राज के प्रावधान के तहत सम्मिलित किए गए हैं? पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा 16। कौन कौन से अनुच्छेद? 243 से लेकर के 243O तक। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा 16। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? पहला है पंचायती राज, दूसरा है नगरीय प्रशासन, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो है कौन से क्षेत्र आते हैं? तो वो है आपके पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों जो है स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है 1919 के अधिनियम से, दूसरा ऑप्शन है 1935 के अधिनियम से, तीसरा ऑप्शन है 1853 के अधिनियम से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसको वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया तो वो है आपके 1919 के अधिनियम से, यानी ऑप्शन पहला हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को खालिस्तान के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन, चौथा ऑप्शन है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के स्थायी समितियों की संख्या कितनी हो सकती है? पहला ऑप्शन है अधिकतम 5, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम 7, तीसरा ऑप्शन है अधिकतम 5 से ज़्यादा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति है उसमें कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है? ठीक है, तो वो है आपके अधिकतम 5 स्थायी समितियां हो सकती है ग्राम पंचायत में। तो राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है ग्राम पंचायत की सभी स्थायी समितियां ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगी। दूसरा है ग्राम पंचायत में स्थायी समिति की अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। तीसरा है ग्राम पंचायत का सरपंच सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होता है। चौथा है ग्राम गौठान समिति को छोड़कर ग्राम पंचायत के प्रत्येक समिति में 4 सदस्य होंगे। पांचवा है ग्राम पंचायत का उपसरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होगा। तो देखते हैं कथन में कौन सा सही है। ठीक है, पहला है ग्राम पंचायत की सभी स्थायी समितियां ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण में कार्य करती है, तो बिल्कुल सही है। जितनी भी ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्थायी समितियां हैं उस समितियों पर नियंत्रण कौन करता है? तो वो है ग्राम पंचायत करता है। दूसरा है ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की अधिकतम संख्या 5 हो सकती है, बिल्कुल सही है कि ग्राम पंचायत में जो है स्थायी समितियों की मैक्सिमम जो संख्या है कितनी हो सकती है? तो वो है मैक्सिमम 5 हो सकती है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम 5। तीसरा है ग्राम पंचायत का सरपंच सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि सामान्य प्रशासन समिति का जो सभापति होता है वो कौन होता है? आपके ग्राम पंचायत का सरपंच। चौथा है ग्राम गौठान समिति को छोड़कर ग्राम पंचायत के प्रत्येक समिति में 4 सदस्य होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। पांचवा है ग्राम पंचायत का उपसरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण समिति का पदेन सभापति होता है, तो ये भी कथन सही है। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के स्थायी समिति में शामिल नहीं है। पहला है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है शिक्षा समिति, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण समिति, चौथा है निर्माण तथा विकास समिति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दूसरा, शिक्षा समिति। तो ग्राम पंचायत के स्थायी समिति में कौन सा समिति शामिल नहीं है? तो वो है शिक्षा समिति। ग्राम पंचायत के स्थायी समिति में क्या आता है आपका? शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण समिति आता है। ठीक है, निर्माण तथा विकास समिति, आपका सामान्य प्रशासन समिति, ये सभी जो है ग्राम पंचायत के स्थायी समिति में आते हैं। शिक्षा समिति ये आपके जनपद और जिला पंचायत के स्थायी समिति में आता है। जनपद व जिला पंचायत के जो स्थायी समिति है ना उसमें शिक्षा समिति आता है, जबकि ग्राम पंचायत में की स्थायी समिति में शिक्षा, स्वास्थ्य व समाज कल्याण समिति आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन दूसरा, शिक्षा समिति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य निर्माण तथा विकास समिति का नहीं है? पहला ऑप्शन है महिला तथा बच्चों के लिए उद्यान और पार्क की स्थापना, दूसरा है लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन चौथा, इनमें से कोई नहीं। बाकी जितने भी हैं महिला तथा बच्चों के लिए उद्यान और पार्क की स्थापना, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सभी जो है आपके निर्माण तथा विकास समिति का कार्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण का अनुमोदन करना यह किस समिति के कार्य में शामिल है? पहला ऑप्शन सामान्य प्रशासन समिति,
दूसरा ऑप्शन है निर्माण तथा विकास समिति। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति। चौथा है कृषि राजस्व तथा वन समिति। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला, सामान्य प्रशासन समिति के क्षेत्राधिकार में क्या आता है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण का अनुमोदन करना। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में अनुमोदन नहीं लिखा रहता, ठीक है, सिर्फ ग्राम पंचायत क्षेत्र में निर्माण, ये किसके क्षेत्राधिकार में आता है, तो वो आपका आंसर होता ऑप्शन दूसरा, ग्राम निर्माण तथा विकास समिति। लेकिन इसमें निर्माण का अनुमोदन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला, सामान्य प्रशासन समिति हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। जनपद और जिला पंचायत की शिक्षा समिति में एक महिला व एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होना अनिवार्य है। पहला है दिया गया कथन सही है, दूसरा दिया गया कथन सही नहीं है, तीसरा ऑप्शन है कुछ कहा नहीं जा सकता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि दिया गया कथन सही है। ठीक है, कि जनपद और जिला पंचायत की शिक्षा जो समिति होती है उसमें एक फीमेल होती है। ठीक है, ये फीमेल होना ज़रूरी है शिक्षा समिति में, और एक एससी या एसटी, या तो एसटी एक होगा या एससी होगा या तो एक एसटी होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, यानी ऑप्शन पहला हमारा राइट आंसर होगा। आपके लिए आज का प्रश्न है, शिक्षा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण समिति का सचिव कौन होता है। पहला ऑप्शन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, दूसरा है एएनएम, तीसरा है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।